हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे E2E क्लासेस पे, जहां आज हम लोग मोशन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है एक्सीलरेशन, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। पिछला क्लास हम लोग वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। जब कोई बॉडी कोई वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, अगर वो आगे जाके अपना वेलोसिटी चेंज कर देता है, ठीक है, रीज़न कुछ भी हो, चाहे वो शायद वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया हो इसलिए वेलोसिटी चेंज हो गया हो, या फिर वो अपना स्पीड चेंज कर लिया हो तब उसका वेलोसिटी चेंज हो गया हो, ठीक है, तब ये दोनों केस में हमारा क्या लगेगा, हमारा एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक कार है, वो एक कार A पॉइंट से B पॉइंट तक, मतलब वो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन हम लोग जब A पॉइंट पे देखे थे तो उसका जो स्पीड था वो 2 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, और वो धीरे धीरे अपना स्पीड इंक्रीज करते गया, बढ़ाते गया और यूनिफॉर्मली बढ़ा रहा है, ठीक है। कहाँ तक बढ़ा के गया, 6 मीटर पर सेकंड तक वो अपना स्पीड बढ़ा के फिर वो 6 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। इसका मतलब है ये जो कार है वो 10 सेकंड में अपना वेलोसिटी चेंज किया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जब हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। बात क्लियर है। तो एक्सेलरेशन तभी होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेलरेशन तभी होगा जब कोई बॉडी अपना वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है, अपना वेलोसिटी को बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर कोई बॉडी अपना वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलता रहेगा, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी अपना वेलोसिटी चेंज कर देता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ, उस बॉडी में एक्सेलरेशन लगा। बात क्लियर है। चलिए बढ़िया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट हो रहा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले उसका वेलोसिटी ये था और फिर बाद में उसका वेलोसिटी हमारा वो हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो जो पहले का जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, और जो बाद का वेलोसिटी होता है उसको हम लोग v बोलते हैं। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। बात क्लियर है। फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से, और इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, u से। बात क्लियर है। चलिए, ये हमारा इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप लोग को ऐसा यूनिट नहीं याद है किसी का, ठीक है, आप भूल चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप लोग खुद से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ऊपर में वेलोसिटी का बात हो रहा है ना, ऊपर में सिर्फ हमारा वेलोसिटी का बात हो रहा, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। और नीचे में क्या है, टाइम है, मतलब इस सेकंड के साथ एक और टाइम है, मतलब एक और सेकंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में मीटर और नीचे में सेकंड इंटू सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आ गया ना। अगर हम लोग भूल जाते हैं एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, तो हम लोग इस तरह से भी आप बना के लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन का हमारा ऐसा यूनिट ये हो सकता है। बात क्लियर है। चलिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी पता है, मतलब इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है ना। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन भी है, इसीलिए ये हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखें, अगर हम लोग लिखें तो हम लोग क्या कर लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, है ना। v माइनस यू बाई टी हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन तो हो रहा है, लेकिन अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसके बाद वो अपना वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया, 6 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो ये इंक्रीज इन जो वेलोसिटी हुआ ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, है ना, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, जैसे ये इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा, तब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है? एक और पॉइंट हम लोग इसको इस तरह से भी, अगर आप लोग को एक और अच्छा सा एकदम सिंपल सा पॉइंट समझना है कि हम लोग एक सिंपल सा तरीका से कैसे पता कर लेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा, तो सिंपल सा तरीका, वेलोसिटी इंक्रीज, इसका मतलब क्या होगा कि जो पहले का वेलोसिटी से आ रहा था, मतलब u वेलोसिटी से आ रहा था, और बाद में वेलोसिटी v हो गया, तो ये क्या हो गया, जब v बड़ा होगा, जब v बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि पहले u था, अब वो वेलोसिटी इंक्रीज किया, मतलब वेलोसिटी u से v हो गया। तो जब v बड़ा होगा, जब हमारा फाइनल वेलोसिटी बड़ा होगा ना, तब भी हमारा क्या होगा, तब भी हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन जस्ट उल्टा, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन जस्ट उल्टा, इसमें क्या हो जाएगा कि जब वेलोसिटी क्या करेगा, जब डिक्रीज होगा, जब वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तब जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम वैसे u और v का बात करें, इसमें क्या होगा कि पहले u था, ठीक है, फिर बाद में v हो गया, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो u बड़ा हो जाएगा, हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो जब इनिशियल वेलोसिटी बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है वो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में होगा दोनों, तो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन भी हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन इस तरफ है। ठीक है, और ये कब होगा, जब वेलोसिटी हम लोग का डिक्रीज कब होगा, या तो हम लोग एक ही रीजन हो सकता है, जब हम लोग ब्रेक दबा दे, है ना, जैसे हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो वेलोसिटी हम लोग का क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। उस केस में हमारा वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटार्डेशन या फिर हम लोग डिसेलरेशन भी बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ठीक है, और ये कब होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। बात क्लियर है? अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन के टाइप्स, तो पहला हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। इस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देखे थे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखे थे, वैसे ही हमारा अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे। तो जब कोई बॉडी
एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ना, और वो ट्रैवल कर रहा है लेकिन वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है कि वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है इक्वल अमाउंट में, है ना। मतलब वो धीरे 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 अपना स्पीड बढ़ा रहा है और इक्वल अमाउंट में बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि कभी 3 बढ़ा दिया, कभी 4 बढ़ा दिया, कभी 5 बढ़ा दिया, नहीं, एकदम इक्वल अमाउंट में। अगर 2 बढ़ा रहा 2 सेकंड में, फिर 2 बढ़ाएगा 2 सेकंड में। बात क्लियर है? बढ़िया। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। बात क्लियर है? जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा इक्वल अमाउंट में, ठीक है, और इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक है। जैसे, और इसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा वो इस तरह से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ग्राफ वाला टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक पूरा उस पर लेक्चर होगा जहाँ पे हम लोग बहुत सारे ग्राफ सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ये इसका जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है। पहले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देख लिए, जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है, वैसे ही जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में डिक्रीज करेगा, जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में डिक्रीज करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, देखिए वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। और एक बात, इस चैप्टर में आप लोग को जितने भी न्यूमेरिकल्स और जितने भी आएंगे हमारे टॉपिक, वो सारे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। और जब आप हायर क्लास में जाइएगा, वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को निकालना, उसके फॉर्मूलाज हम लोग वहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर हम आपको बता दें, ठीक है, अगर एक कार है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और अचानक से वो अपना स्पीड बढ़ा देता है, अचानक से 2 था, 2 से अचानक से 8 कर दिया, ठीक है, तब उस केस में उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उतने एक्सीलरेशन से तो वो ट्रैवल नहीं कर रहा होगा। एक्सीलरेशन हम लोग कब उसका, अगर हम लोग एक्यूरेट मानेंगे तो क्या तब उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जब वो एक यूनिफॉर्म रेट से अपना वेलोसिटी चेंज करेगा, तब हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो v - u/t हो जाएगा। लेकिन जब वो यूनिफॉर्म रेट से वो अपना एक्सीलरेशन चेंज नहीं किया, अपना वेलोसिटी चेंज नहीं किया यूनिफॉर्म रेट से, पहले वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर अचानक से वो 6 कर दिया, अचानक से 6 कर दिया, तब उस केस में जो हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है ना, वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है, वो बदल जाएगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो अभी आप लोग को वो चीज़ नहीं जानना है। अभी आप लोग के पास सिलेबस में v - u/t ही है, ठीक है, और आप लोगों को बस वही फॉर्मूला लेके चलना है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये डिक्रीज कर रहा है ना, वेलोसिटी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा था तो ऐसा था, और डिक्रीज कर रहा था तो ये इस तरह से है। बात क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा कि जब कोई बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। बॉडी इक्वल अमाउंट में जब इंक्रीज ना हो रहा हो, तब हम लोग उस एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा हमारा, वो इस तरह से कर्व बनेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ होता है वो हमारा हमेशा कर्व होता है, क्योंकि वो इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी को हमारा चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बारे में। ये क्या होगा, ये भी सेम होगा, बट इसमें क्या होगा, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगा, और वो भी अनइक्वल अमाउंट में। जब वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में डिक्रीज करेगा, ठीक है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऊपर से, ठीक है, ये क्या हुआ, ये डिक्रीज कर रहा है ना, इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, वो भी इक्वल अमाउंट में डिक्रीज नहीं कर रहा है, इसलिए ये कर्व है। ये क्या हमारा कर्व है। बात क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा बस एक रिवीजन स्लाइड है जो हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है,
यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है? तो जब एक स्ट्रेट लाइन में जब एक बॉडी मूव कर रहा है ना, और वो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जब डिक्रीज करेगा इक्वल अमाउंट और अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है। वैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या बोलेंगे? जब कोई बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा लेकिन अनइक्वल अमाउंट में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और वैसे जब कोई बॉडी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा अनइक्वल अमाउंट में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। कैसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो है। सोचिएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा लेकिन उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्या हो सकता है? पॉसिबल है? जरा सोचिए। तो हाँ, पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में फेंक रहे हैं। अब ये ग्रेविटी क्या है? तो क्लास 9 में ग्रेविटी एक चैप्टर है। ठीक है, वहाँ मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा इस टॉपिक को। फिलहाल आप जान लीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो ये कुछ वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? हमारा ग्रेविटी लग रहा है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटी लग रहा है, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, है ना, जिसका जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है ना। तो ये जो ग्रेविटी है ये क्या है? इसको हम लोग एग्जैक्टली बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी हो रहा है वो किसकी वजह? ये जो एक्सीलरेशन हो रहा है ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया। अब बात हो रहा है वेलोसिटी का। तो जब कोई हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैक्सिमम पॉइंट पे इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग कुछ इसका वेलोसिटी से स्पेन को ऊपर फेंके, है ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पे ये बॉल जाके रुक जाएगा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट जाके रुक जाएगा, फिर वहां से वो फॉल करेगा। तो जिस पॉइंट पे वो रुकेगा ना, इसका मतलब है उस पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा, जो हमारा उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो इस केस में ये वाला केस हमारा पॉसिबल है कि जब हमारा वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर हमारा पॉसिबल है। क्यों होगा? व्हेन अ बॉल थ्रोन अप मैक्सिमम हाइट इट हैज जीरो वेलोसिटी ऑल्दो इट विल हैव कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है? चलिए बढ़िया है, स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है कुछ एक्सीलरेशन के साथ, और उसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो? कैसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। सिंपल सा बात है, जब कोई बॉडी हमारा एक सर्कुलर मोशन कर रहा हो। अब सर्कुलर मोशन आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब है जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे, है ना, सर्कुलर पाथ पे जब एक बॉडी हमारा क्या कर रहा हो? ट्रैवल कर रहा हो, उस केस में जो हमारा एक्सीलरेशन और डायरेक्ट एक्सीलरेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा होता है। बात क्लियर है? क्या हो जाएगा? पॉसिबल व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इट एक्सीलरेटेड इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। ठीक है ना, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर हमारा होगा। जैसा हम लोग इसको अगर देखें तो क्या है, अगर एक सर्कुलर पाथ है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है ना, तो हम लोग को पता है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर हम मान लेते वहाँ पे बॉडी है, अगर हमको इसका डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग जैसे इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, है ना, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, और ये टेंजेंट क्या होता है? इस पे परपेंडिकुलर होता है। ये टेंजेंट हमारा क्या होता है? इस पे परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसे बॉडी मूव करके इस पॉइंट पे आ गया तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और फिर अगर हम वापस से 90 डिग्री, अगर ये बॉडी इस तरह से है तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और वापस से ये हमारा 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। बात क्लियर है?
तो मतलब ये दोनों केस हमारा पॉसिबल है, ये दोनों केस हमारा पॉसिबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A train is starting from a railway station and moving with uniform acceleration। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के ही क्वेश्चंस करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म क्वेश्चंस वो हमारे हायर क्लास में होंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन द स्पीड 40 km/h इन 10 मिनट। 10 मिनट में वो 40 km/h अपना वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है। तब बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, तब उस केस में मेरा एक्सीलरेशन क्या होगा। तो कैसे बनेगा, वो एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। जब हमारा u क्या होगा, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी का। तो क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है, कि कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, स्टेशन से स्टार्ट हो रहा, उस केस में u हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो पहले रुका हुआ है, पहले वो रुका हुआ है, उसका इनिशियल पोजीशन 0 है। फिर उसके बाद वो अपना वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज किया और इंक्रीज करके फाइनली कहाँ तक आया, 40 km/h तक। इसका मतलब है उसका जो v है हमारा वो कितना है, 40 km/h। अब एक बात बताइए, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, कैसे करेंगे, आपको मैंने सिखाया था कैसे करना है। तो 40 को हम लोग इंटू कर देंगे 5/18 से, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो ये कटा 2 के टेबल में 9 बार में, ये 2 के टेबल में 20 बार में, और किसी कटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 × 5 100 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना हो जाएगा बताइए। 9 के टेबल में 10 आता नहीं, 9 आता है 1 बार में, बचा 1, फिर आता है 1 बार में, फिर 1, इस तरह से चलते रहेगा। मतलब ये हमारा मीटर पर सेकंड आ गया, 11.1 मीटर पर सेकंड हमारा v भी निकल गया। और टाइम कितना लग रहा, टाइम हमारा लग रहा है 10 मिनट। अब यहाँ भी टाइम मिनट में है, अब इसको भी वापस से हम लोग को सेकंड में करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए, तो 60 से इंटू कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा सेकंड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड। चलिए हो गया कन्वर्जन, हम लोग का यहाँ तक हो गया। अब सिंपल सा सिंपल हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। एग्जाम में v अच्छे से लिखिएगा और u अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में u और v पता नहीं चलता, तो एग्जाम जो भी कॉपी चेक करेगा ना वो मार्क्स काट सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा v है, v हम लोग कितना निकाले यहाँ पे, ये 11.1 माइनस u कितना है, u 0 है, ठीक है। और टाइम कितना लगाए हैं, तो 600 सेकंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 11.11 डिवाइडेड बाई 600। यहाँ से पॉइंट हटा तो 1 0 नीचे आ गया, है ना। ये क्या कट रहा है, हाँ कट रहा है, किसके टेबल में कट रहा, ये 3 के टेबल में कटा, कितने बार में 37 बार में। ये 3 के टेबल में कटा, कितने बार में 2000 बार में, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 2 के टेबल में जा रहा, अभी 3 0 भूल जाइए, देखिए 2 के टेबल में जा रहा नहीं जाएगा, तो हम लोग जो क्या करेंगे पॉइंट, हम लोग इसको पॉइंट में लाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 के टेबल में 1 कितना आया 16, 18.5 इतना आ गया, 18.5, और नीचे में हमारा क्या बच गया 3 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 0 है तो ये पॉइंट इस तरफ घसक जाएगा, तो 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा एक्सीलरेशन का फाइनल आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन है
लेकिन आसान कैलकुलेशन है। बात क्लियर है? बढ़िया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। एक ड्राइवर है, वो अपना कार की स्पीड को डिक्रीज किया, है ना। इसमें क्या हो गया, वो अपने कार के स्पीड को डिक्रीज किया 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड लगाया। तब इसमें बोला है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहले कितना था, पहले था हमारा 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। आंसर u हमारा क्या था 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर बाद में वो कितना कर दिया, 25 से कितना हो गया वो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हमारा u, ये हमारा v दिया हुआ है, और टाइम t हमारा दिया हुआ है कितना 5 सेकेंड। t हमारा कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, है ना। v कितना हमारा, v हमारा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड है, तो 5। अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 25 जाता है, नहीं जाता है, तो 25 में हमारा 10 चला जाएगा, कितने बार में जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, और बड़ा 25 है उसके आगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस साइन, तो a कितना आ गया -15 बाई 5, है ना। 5 के टेबल में 15 कट गया 3 बार में, तो a कितना आ गया हमारा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आया, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आया। क्यों नेगेटिव आया, अभी मैंने पढ़ाया, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। आया ना नेगेटिव, मतलब बात क्लियर है, ठीक है। चलिए बढ़िया, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिख दे स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तब हम लोग उस केस में जो हमारा u क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा, है ना। u हमारा क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, ये बात याद रखिएगा। आगे क्या हो रहा, राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन द वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। वो साइकिल पैडलिंग किया, है ना, साइकिल चला रहा बेचारा आराम से, और वो 0 से स्टार्ट किया और कितना वेलोसिटी अटेन किया वो, मतलब v फाइनल कितना किया 6 मीटर पर सेकेंड, और इतना करने में समय कितना लगाया, टाइम 30 सेकेंड लगाया, है ना। तब क्या पूछा, अच्छा और आगे बोला है, then he applies brake such that the velocity of bike comes down to 4 meter per second after 5 second, calculate acceleration of the bicycle in both the cases। मतलब वो पहले 0 से 6 अटेन किया, उसके बाद वो ब्रेक लगा दिया और उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, 4 मीटर पर सेकंड उसका हो गया, और वेलोसिटी कितने सेकंड लगाया डिक्रीज होने में, तो 5 सेकंड लगाया। तो पूछा क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। दोनों केस में इसका एक्सेलरेशन है, तो हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, है ना, हम लोग लेते हैं इसका फर्स्ट केस में, ठीक है। इसका जो फर्स्ट केस में क्या होगा, u0 v 6 मीटर पर सेकंड और टाइम इतना, तो इसके लिए हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, है ना। तो v कितना है इसके लिए 6 है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6, u है हमारा 0 और समय है कितना 30 सेकेंड 30, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 में से 0 गया तो 6 बाई 30। इसको अगर हम कट करेंगे, 6 के टेबल है 1 बार में, 6 के टेबल में 5 बार में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा 1/5। अगर हम इसको पॉइंट में लिखे तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये हमारा पहला केस का एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है, ये हमारा पहला केस का एक्सेलरेशन निकल गया। अब क्या बोला, देन ही अप्लाइज ब्रेक, और फिर जब वो ब्रेक अप्लाई किया, इसका मतलब है कि वो पहले कितना वेलोसिटी से चल रहा था, है ना। जब हम लोग सेकंड केस का बात करेंगे
ठीक है, तो उस केस का u क्या हो जाएगा और v क्या हो जाएगा बताइए, और t क्या हो जाएगा, ये तीनों बताइए फटाक से। अगर हम सेकंड केस का बात कर रहे हैं, मतलब वो अब 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और फिर वो बाद में क्या किया, फिर वो ब्रेक लगाया, मतलब वो कितने से चल रहा था, 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और फिर वो ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाने के बाद उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये उस सेकंड केस के लिए u हो जाएगा 6 और v हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकंड। टाइम हमारा कितना हो जाएगा 5 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो उस केस में जो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, है ना। v कितना था 4 माइनस यू कितना था 6 और बाई समय कितना लगाया था 5 सेकंड, ठीक है। तो जो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 आया, माइनस का साइन क्योंकि 6 बड़ा है और डिवाइडेड बाई 5, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा हमारा माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो हमारा सेकंड केस का जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहला केस में एक्सीलरेशन हमारा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला और दूसरा केस में हमारा क्या निकला माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है। अब ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, तो फटाक से देख लीजिए। ये दो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर आ जाना चाहिए हमको, हो गया। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम लोग कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए पढ़िए, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।